बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेस टू फेस। मैं हूँ इरफान बशीर। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात के दौरान किसका नाम फ़ाइनल हुआ है? क्या इस दफ़ा कोई सियासी शख्सियत निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रही है? निगरान सेटअप किस हद तक तवील हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में किन मुश्किलात का सामना है, इस पर भी बात होगी। परवेज़ खटक साहब तहरीक इंसाफ को दागे मुफारकत दे गए हैं और अब मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। केपी के अंदर किसका वोट बैंक ज़्यादा है, कौन जीतेगा? आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही क्यों रिहा नहीं हो पा रहे? और बिल्कुल एंड में हम बात करेंगे PDM की हुकूमत के दौरान 12 लाख अफराद पाकिस्तान से चले गए हैं बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए, और इसमें 6 महीनों के दौरान 4 लाख प्रोफेशनल्स शामिल हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने। साहब, क्या खबरें हैं, कौन बन रहा है नया निगरान वज़ीर आज़म? देखिए, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है। बज़ाहिर तो अगर आज सिर्फ आज संडे आप अगर आज का आप स्टडी करें तो आपको बिल्कुल एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। वैसे ये ना इखलाकी तौर पे जायज़ है ना कानूनी तौर पे जायज़ है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप ज़हन घर में रखें तो टेक्निकली तो एक कैंपेन शुरू हो गई है, यानी कि टैक्स पेयर के पैसे पे मुस्लिम लीग नून ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं आपको 3 आज की एग्जांपल दे देता हूँ। ख्वाजा आसफ को आप उसको सुन लें, उन्होंने अपना खिताब फरमाया, अपना मीडिया से बात की है। हमजा शरीफ साहब है, उन्होंने भी बात की है। नायब सदर हैं, ये सदर भी हैं प्राइम मिनिस्टर में। तीनों में एक चीज़ नज़र आई है आपको कॉमन, वो आ रहा है कि जी हम 1 महीने के बाद हुकूमत छोड़ रहे हैं, निगरान आ रहे हैं। और सारा जो थीम है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो आपने एक मतलब बड़ा सवाल कर दिया, उसको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ 2 हिस्सों में कर लूँ। तो पहले तो एक पॉइंट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि नून जो है, जो आपकी हुकूमत है, उसको ये नज़र आ रहा है कि वो निगरान पे जा रहे हैं और वो छोड़ रहे हैं। अब इस पर थोड़ी सी इसमें एक पॉइंट ये है कि मेरा ख्याल है कि ये असेंबली तोड़ेंगे। असेंबली तोड़ने का इनको फ़ायदा को उनको 90 दिन मिल जाएंगे, यानी कि ये टाइम ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। अगर ये हुकूमत छोड़ेंगे तो इनको 60 दिन मिलेंगे। तो इनका प्लान ये है कि ये आराम से निगरान में चले जाएं। अब जो अब मैं अपना ये तो साबित हो गया, बल्कि इसमें आगे भी थोड़ा सा मैं बात कर दूँ, ये कंप्यूटर बांट रहे हैं। मतलब ये कभी नहीं हमने सुना था कि गुजरांवाला को आप 90 दिन में मोटरवे से जोड़ रहे हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं, जब आप इलेक्शन अरूज पे होते हैं तो इस तरह की खबरें आप सुनते हैं, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि इन्होंने फैसला कर लिया कि हुकूमत छोड़ रहे हैं और निगरान आ रही है। अब अगला जो पॉइंट है जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस वक्त जो अंदर की खबरें हैं वो ये हैं कि जो हमारी रियासत है, रियासत के लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसी में थोड़ा सा जो मैं आपको बॉटम लाइन पर समझा सकता हूँ, रियासत के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इलेक्शन है ये क्या सियासी इस्तेकाम लेके आएंगे, कि कहीं फिर वही लड़ाई झगड़ा लेफ़्ट राइट, वो तुम गलत मैं गलत। क्योंकि मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये बना हुआ है कि डिफ़ॉल्ट आपके सर पे खड़ा है। अब आपने बड़ी मुश्किल से IMF से जान छुड़ाई है और उन्होंने बिल्कुल आपको सख्ती से कहा है कि आपने इन शराइत पे अमल करना है। आज आपको ये भी पता चल गया कि जो 3 बिलियन विलेज के साथ शराइत भी आ गई हैं, इसमें हाईएस्ट पाकिस्तान की रिकॉर्ड का रियल स्टेट का टैक्स लगने लगा है, उससे तनकीद भी होगी। तो अब जो असल में आपके सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कहीं पे रियासत में ये सोच है कि हम वो लोग लेके आएँ जो फिनेंस को समझते हैं, जो मईशियत को समझते हैं। और उसमें जो बड़े नाम आ रहे हैं, रज़ा बाकर का आ रहा है, IMF के लिए काम किया है। फिर हफीज़ शेख का नाम आ रहा है, IMF के लिए काम किया है। तो रियासत कहीं पे ये भी सोच रही है कि वो लोगों को लेके आए जो पॉलिटिकल ना हो। तो ये 3 महीने के लिए होंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि मोहसिन नकवी 2 नहीं बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? यही मैंने करना था जिस पे आप चलेंगे। जो मैं आपको आपने मेरा कहते हैं ना, मेरा मसला हल कर दी, मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। अगर आप गौर करें ना, एकदम एग्जाइटी पैदा हुई है। कल जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। आज जरदारी साहब ने जाना था, जंगीर तरीन के पास जाना था उनके अफसोस के लिए, मगर वो जा नहीं सके, वो लाहौर से चले गए, इस्लामाबाद चले गए। तो इनको कहीं ना कहीं ये शक पड़ गया है, इनको ये प्रेशर आ गया है कि अगर सियासी लोग ना आए, अगर माशी लोग आ जाएं, तो पाकिस्तान में तो टेक्निकली तो जिस तरह का निज़ाम है आपको पता है, मतलब मोहसिन नकवी किस कानून के तहत 90 दिन से ज़्यादा बैठा हुआ है। और अगर आपने वज़ीर आज़म लगाना था तो वेयर इज़ राजा रियाज। आप ये काम तो था पाकिस्तान का, जो मैं कागज़ों की बात कर रहा हूँ, अब आप हिस्ट्री में ना जाएँ कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ कि एक तरफ राजा रियाज का काम था, एक तरफ काम था वज़ीर आज़म का। तो नामनो बिल्कुल ऑफिशियली तो राजा रियाज और वज़ीर असल आज़म में जो इसको कंक्लूड कर लेना,
असल में ये प्रेशर बिल्ट हो गया है, कहीं ना कहीं पे ये प्रेशर आ गया रियासत पे कि क्या हमने इस इलेक्शन को करा के फिर सियासी अदम इस्तेकाम में जाना है या हम पाकिस्तान के इलेक्शन किसी तरह थोड़ा आगे करें और सियासी तौर पर यही सवाल है कि क्या इलेक्शन करवा के सियासी अदम काम की तरफ जाना है या इस्तेहकाम की तरफ। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, निगरान वज़ीर आज़म तो 2 मिनट की बात है, ऑपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ने तय करना है। हलचल क्यों है? वज़ीर आज़म की मुलाकात हो रही है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, अभी बिल्कुल खिचड़ी पकी हुई है। देखिए ना, पहले तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हम बिल्कुल हट गए हैं। ये तो बड़ा कहते थे काफ लीग वाले, सॉरी नून लीग वाले जी के वोट को इज्जत दो, लेकिन वो किधर की बातें, वोट को इज्जत इस तरह आप देते हैं। वेर इज आपकी अपोजिशन लीडर का कहीं नाम सुना आपने? राजा रियाज का कहीं कोई जिक्र ही नहीं, वजूद ही नहीं है कभी वो। मतलब ये दुनिया में इस तरह से कभी आपने सुना है कि एक साहब, ठीक है पार्टी हेड है, आप जाने, आप अपने घर में मिले उनसे, आप दुबई जा रहे हैं ऑफिशियली और यहाँ खबरें चल रही हैं जी कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा। मतलब पाकिस्तानी आइन का या निज़ाम की, मतलब मैं तो इसको बेहुरमती कहूँगा कि आप मजाक ही उड़ा रहे हैं। तो ये बात है। मगर जो असल में जो क्वेश्चन बन गया है ना, जो बहुत बड़ा इस वक्त वो बना है, इनका ख्याल ये था कि 9 मई इनके लिए एक तोहफा है, एक लॉटरी है। उसको कैश भी बड़ा अच्छा कराया है। नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ शक पड़ गया कि वो काम ख़राब है। अच्छा, उसी वही क्वेश्चन बन गया ना कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं वो एक खामोशी है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें चेयरमैन पीटीए को सज़ा भी हो सकती है, नाहली भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, मगर फिर वही क्वेश्चन है कि वोटर जो है वो किधर जाएगा। और जो क्वेश्चन बन गया है, इनके अंदर भी ये फियर है कि वो वोटर तो नहीं हिलेगा, जो महंगाई है, जो सिचुएशन है। और जो रियासत भी यही सोच रही है कि अगर हमने इतना क्राइसिस पैदा हुआ इस 2018 से ऑनवर्ड, और आगे आपने को तकरीबन ना $70 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 4-5 साल में आपने वापस करने हैं। तो अगर आपकी ये गलत फहमी है कि आपको $3 अरब मिल गए और सब सही हो गया, वो जो डिफ़ॉल्ट होने का गन पॉइंट पे आप खड़े हैं 6 महीने बाद, साल बाद, आप मुल्क उधार से चलाते हैं सिंपली। तो मेरा ख्याल है ये जो मैं बार बार आपको जिस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ वो ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इस इलेक्शन से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा, क्योंकि सियासी इस्तेकाम डायरेक्टली रिलेटेड है IMF के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इकोनॉमी के साथ। कुफर टूटा है खुदा करके IMF वाला, बड़ी मुश्किल से बड़ी परेशान मुआहिदा हुआ है। IMF क्या चाहता है, किस तरह का सेटअप है जो 3 माह के अंदर मुआशी रिफॉर्म्स लेकर आए, या जो अगला इंश्योर करे कि आम इंतखाबात टाइम पे होंगे, फेयर एंड फ्री होंगे? देखिए IMF डेफिनेटली वो खैराती लोग नहीं हैं, उनके पॉलिटिकल भी मोटिव्स होते हैं और इकोनॉमिक्स भी होते हैं। ये बात तो पक्की है कि अगर वो देखें ना, उन्होंने कंसर्न शो किया आपको फेस पे कि उन्होंने तहरीके इंसाफ के चेयरमैन से भी मुलाकात की, उन्होंने अपोजिशन की दूसरी पार्टी से भी मुलाकात की, उन्होंने अलग अलग पीपल्स पार्टी से भी मिले, हुकूमत से भी मिले। तो उन्होंने ये तासर ज़रूर दिया, ये नहीं कहा कि हम आपकी सियासत में मुदाखलत करते हैं। उन्होंने ये कंसर्न शो किया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस मुल्क की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारे प्रोग्राम से कितना एग्री हैं। तो PTI ने तो वैसे तो पहले खुदकशी करनी थी, IMF के चेयरमैन ने हमारे ने फरमाया था कि अगर IMF के पास मैं नहीं जाऊँगा चेयर, मैं खुदकशी कर लूँगा। वैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो माइनस हो चुके थे 9 मई के बाद से, क्या ज़रूरत थी IMF को ज़मान पार्क आने की, मुलाकात करने की? देखिए ना, फिर वही बात है कि जिस दिन इलेक्शन होगा ये चीज़ उस दिन आप कह सकते हैं। अभी मैं भी कोई नहीं होता, आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी, मगर मेरी अकल कह रही है, मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि जो वोटर है ना वो खामोशी में है, बल्कि वो जिसको कहते हैं इंग्लिश में शॉक, एक किस्म का लोग खामोशी में सोच में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आ सकता है, और उसकी वजह मैं ये नहीं समझता कि अपना तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी डेफिनेटली एक वजह है। अगर आप महंगाई देखें, लोगों की सेटिस्फेक्शन देखें, ओवरऑल जो मिजाज है, जो डिप्रेशन है लोगों के अंदर, आम मैं बंदे की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन से ज़्यादा कैथारसिस होता है, वो गुस्सा निकलता है। तो आप मुझे खुद बताएं, आप खुद भी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, अगर आप क्या समझते हैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब अगर
अपना अगस्त में सॉरी अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो कौन से ऐसा पाकिस्तान में शेर और बकरी इकट्ठा दूध पी रहे होंगे, महंगाई ख़त्म हो चुकी होगी, लोग बिल्कुल रिलैक्स होंगे और वो बड़ा स्वीडन नॉर्वे की तरह जाके मोर लगाएंगे, नहीं वो गुस्सा निकालेंगे। और यही मसला है। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे? दूसरा, पीटीएम क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है? ये तो 2 मिनट का काम है निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब करना। दुबई जा रहे हैं मुलाकातें करने के लिए, जरदारी साहब कराची से आते हैं, लाहौर वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं, 3-4 घंटे वो मुलाकात चलती है, फिर भी कोई नाम सामने नहीं आता। यही तज़ब्ज़ुब है कि भाई अगर आपने वज़ीर आज़म लगाना हो तो आप अनाउंसमेंट करें। इसका मतलब है उनको डर है कि कहीं और से या जैसे हम छत छुत से या दाएं बाएं से कोई निगरान ना आ जाए और फिर वो निगरान जिस तरह आपने शुरू में कहा वो मोहसिन नकवी 2 बन जाए, तो वो 90 दिन के बजाय यहाँ पे तो 90 दिन बड़ा मजाक बना है ना, आपकी तो एज नहीं है। यहाँ पे जनरल ज़िया साहब भी 90 दिन के लिए आए थे। उन्होंने 5 जुलाई 77 में जब टेक ओवर किया था तो उनकी बड़ी अच्छी एक पॉलिटिकल स्पीच थी। उन्होंने कहा मैं तो खिदमत करने आया हूँ, मैं तो जमहूरियत परस्त हूँ और 90 दिन के बाद सारा मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने मजबूरी के साथ दिल पे हाथ रख के प्रॉब्लम उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो चाह रहा हूँ 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो पा रहे। हालांकि उन्होंने बड़ा एक पॉइंट लिया था। तो 11 साल वो फिर जब तक जिंदा रहे समझ ले 11 साल उन्होंने पाकिस्तान में 90 दिन नहीं है, तो हमारी गिनती बड़ी डिफरेंट है। इसी तरह मोहसिन नकवी भी 90 दिन के लिए आए थे। पता नहीं मेरी भी कैलकुलेशन ख़राब होगी कि 90 दिन कितने होते हैं। अच्छा, बिलखुसूस अगर पीडीएम की बात की जाए, उसमें नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, उनकी वापसी की बड़ी बातें हो रही थी कि वो जनाब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात नून लीग को लीड करेंगे, अगले वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, उनकी नाअहली ख़त्म होने के हवाले से बातें हो रही थी। रुकावटें क्या उनको नज़र आ रही हैं पाकिस्तान आने में? दैट्स अगेन ए वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं समझता हूँ बड़ा बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इतनी हम बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इदारे का जो हेड होता है, दुनिया में ये ट्रेंड है कि इदारा जो होता है उसमें ये मैटर ही नहीं करता कि मिस्टर ए बैठा है या मिस्टर बी बैठा है या मिस्टर सी बैठा है। वो कहते हैं ये इदारा है, ये रूल्स के तहत चलता है। उसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट भी है, आपकी आर्मी भी है, आपकी पुलिस भी है, आपकी पार्लियामान में, ये इदारे हैं ना, तो इदारे रूल से चलते हैं। और ये तो अब बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की नून लीग का बहुत बड़ा कंसर्न है कि यार 16 सितंबर को एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब वो चले जाएँ, वो इत्तेहाद कर रहे हैं। उनको एक कंसर्न ये है कि उनके होते शायद उनको वो रिलीफ ना मिले। और वो एक ऐसी सिचुएशन है जो अब मेरा हाल है पाकिस्तान में ये ओपन हो चुकी है। ये नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं थी जब हम भी किसी ज़माने कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा, मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और आपके पार्टी चेयरमैन के हवाले से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म? क्या फैसले किए गए? कायरा साहब, कायरा साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी कायरा साहब, कल मुलाकात हुई है बड़ी एक वज़ीर आज़म और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। क्या फैसले किए गए, क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से? कायरा साहब को गालिबन आवाज़ नहीं जा रही है। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चलिए उनको लाइन पे बात करने की कोशिश करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि तज़ब्ज़ुब क्या है नवाज शरीफ की वापसी में और निगरान वज़ीर आज़म की। वो मैंने बताया ना कि नवाज शरीफ का तज़ब्ज़ुब तो बड़ा आसान है। वो तो बहरहाल अगर आप अगर कराची से बात करें तो दुबई तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, यानी कि अब लाहौर से जितना कराची जाते इतना पास थे। तो वो तो मेरा बड़ा क्लियर है। वो तो मैं आपको ये मतलब एक कॉन्फिडेंस से ख़बर दे रहा हूँ, मतलब जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे दोस्त हैं जो अपना नवाज शरीफ को लंदन में मिले हैं, वो ही इज़ ऑन द टेबल कि जनाब पहले आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये मेरी डिमांड्स है। तो नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल खुल के कहा कि जनाब आपने 2016 वापस लाना है। उसका मतलब क्या है? आपने ये खुद ये सिस्टम बताएगा कि मैं नाअहल नहीं हूँ, आपने ये वापसी करनी है, मेरी सज़ाएं आपने सारी कैंसिल करनी है। वो पंजाबी जी कहते हैं 0 मीटर, आपने मुझे बिल्कुल 0 करना है। तो ये कोई छुपी खबर नहीं है। मैं आपको खबर मैंने क्या 10,000 बंदे आपको बता चुके हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा मतलब अपना एक फर्स्ट हैंड जो सोर्स है उसने बताया, आमने सामने, उसने कहा नहीं भाई मैं तो ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे उनका ख्याल ये कि वो बड़े मजलूम है। कमर ज़मान कायरा साहब ने में ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। क्या देख रहे हैं, कब इंतखाबात होंगे? ये सवाल तो बहुत हो गया जी, अब इसके जवाब भी आ गए। अब कोई भाम है तो वो बात कर ले, बाकी तो सेटल सवाल है कि आइन के मुताबिक तयशुदा वक्त पे अपना इंतखाब हो रहा है। हुकूमत
अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद जा रही है, असेंबली डिसॉल्व हो रही है, तब तो यह है कि इसके अलावा कोई सवाल है तो बात करें। सर मुद्दत पूरी होगी या कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील होंगी? ये मैटर नहीं करता दोनों सूरतों में। मुझे तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं क्या क्या फैसला करती है, लेकिन दोनों सूरतों में इसका कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 8 या 10 या 12 अगस्त में कोई बड़ा फर्क नहीं है। और उसके बाद इसलिए फर्क नहीं होगा कि अगला इलेक्शन 60 दिन में होता है या 90 दिन में, वो हमारा दौर तो नहीं, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, लिहाजा उससे क्या फर्क पड़ता है। सर कल मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म से साबिक सदर की, आसिफ अली ज़रदारी साहब की, क्या डिस्कस हुआ? मैंने आपको पहले गुजारिश की थी, आप मुझसे सवाल करेंगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको क्या जवाब दे सकूंगा, मैं तो लाला मूसा में हूँ। चले कारा साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये हुकूमत जाएगी और निगरान आ जाएंगे, तो आइन कानून तो ये भी कहता है ना कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन हेड की दोनों मिलकर फैसला करेंगे। तो यहाँ पे तो जितनी अभी तक निगोशिएशन है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुई है, तो आप समझते हैं ये आइन के मुताबिक हो रही है? जी, आइन के मुताबिक हो रही है, इसलिए कि मतलब साहब सवाल ये है कि वजीर आजम ने मशावरत करनी है लीडर ऑफ द अपोजिशन से। वजीर आजम अपने तई अगर किसी और से मशावरत करना चाहता है, क्योंकि उनके इत्तेहादी मौजूद हैं, इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, उनके साथ अगर वो मशावरत करें तो क्या हर्ज है, क्योंकि वो आखिर उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन जब लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करेंगे तो फिर वो फैसला उनके दोनों के दरमियान होगा। लेकिन अगर उनको अपने तौर पे 3-4 नामों पे वो इत्तेफाक करना चाहते हैं जो डिस्कशन में वजीर आजम देना चाहें, वो इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी कोई नाम होंगे, वो भी अपने दोस्तों से मशवरा करेंगे। तो मशवरा करने की हद तक तो कोई जुर्म नहीं है, हाँ फैसला जो है वो उनकी मशावरत से ही होगा। अच्छा कायरा साहब, आपसे आपके अपने एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक बहस चल रही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, एक तरफ से ये इतला है कि वो बाहर मईशियत होगा, वो इकॉनमी को सामने रख के लाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि वो थोड़ी सी नर्वस हैं कि वो कहीं वो ना हो कि वो अपना मौसम नकवी बन जाए, वो जाए तो जाए ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं एक डिबेट चल रही कि नहीं जी वो निगरान वज़ीर आज़म सियासी शख्सियत होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि आए और जाए ना, ये तो अपनी खास फिजा में हुआ कि जो खान साहब ने पैदा की और अदालत की वजह से पैदा हो गई, वरना ये सूरत हाल मुनासिब तो नहीं है कि लंबे अरसे के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। जहाँ तक तल्लुक सियासी शख्सियत का है, मलिक साहब मेरी जाती राय, मेरी जमात की राय का नहीं, मुझे जब फैसला होगा तो देखेंगे, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये सियासी ऑफिस है, प्योरली सियासी। जो बंदा जिंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप उसको वजीर आजम पाकिस्तान बना देते हैं। दिस इज बेसिकली डिसग्रेस टू द ऑफिस। वजीर हो या वजीर आजम हो या वजीर आला हो, बेसिकली ये सियासतदानों के ऑफिस हैं, वहाँ इनको बैठना चाहिए। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि कल फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में 1-2 जजेस की असामियां खाली हो जाती हैं, तो मलिक ताहिर साहब को कहा जाए या कमर जमान को कहा जाए आपको जज बना देते हैं, तो मैं और आप जाके बातें तो हम कर लेंगे, वहाँ फैसले क्या करेंगे। तो इसी तरह या किसी को हम फौज के किसी अच्छे ओहदे पे बिठाने की कोशिश करें, तो जिस बंदे को ट्रेनिंग होगी वही काम कर सकेगा ना। हमें ये बात बहरहाल समझनी चाहिए और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना। कायरा साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं केपी के अंदर, कितनी सदाकत है इसमें? मेरे पास सच कोई खबर नहीं है। अल्लाह करे आपकी बात दुरुस्त हो, मेरी पार्टी के लिए अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास कोई खबर नहीं। अच्छा कायरा साहब, आपकी पार्टी की ख्वाहिश है और आपका हक भी है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर हो, मुझे भी कोई इस पर तकलीफ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा तो पोलिटिकली पंजाब है, तो वो पंजाब एक ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये किला था या पॉलिटिकली घर था, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नज़र नहीं आती, तो ये किस ख्याल से आता है जी कि बिलावल साहब हो पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे? मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई कानून तो नहीं बन रहा ना। हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि अगला वज़ीर आज़म अगली दफा लोग उनको वोट दे और इतनी बड़ी तादाद में दे कि उनकी हुकूमत बने और वो अपने मैनिफेस्टो के तहत कानून साजी कर सके, वो आइन के अंदर तब्दीलियां कर सके। ये तो एक नेचुरल ख्वाहिश है, ये तो एक नेचुरल ख्वाहिश है। अब सवाल ये है कि इसके दरमियान और अमल के दरमियान जो फर्क है कि पंजाब एक बड़ा
बैटल ग्राउंड है। लेकिन पंजाब कोई हतमी फैसला करने वाला तो नहीं है। पंजाब के अंदर स्प्लिट मैंडेट होगा, कल कौन कौन सी जमातों का आपस में इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन हर जमात की ये ख्वाहिश होगी कि हमें मेजोरिटी मिले, हम हुकूमत बनाए और हमारा लीडर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, बाकी जमातों की भी ऐसी ख्वाहिश है। अच्छा, कह रहा सर ये भी एक थॉट है कि अपना पीपल्स पार्टी और नून, आपको पता है जो पॉलिटिकली कितनी मुहाजरा रही है आपकी दोनों जमातों में, तो कहा जाता है कि ये जो दोस्ती प्यार मोहब्बत हुआ है ये सारा तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है। तो अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाहल हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और आपको यकीन है कि ही इज़ आउट ऑफ द सीन, तो फिर आप वापस उस लड़ाई झगड़े पे चले जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे? मेरा ख्याल है जी वक्त से सबक सीखना चाहिए और हमने सीखा है, और जो नहीं सीखेगा वो तारीख में नुकसानदेह ठहरेगा उसके लिए। जहाँ तक ताल्लुक हमारा आपस में इख्तलाफ था, एक बात हमने सीखी है मलिक साहब, ये मोहतरमा ने भी सीखी थी, वो गई, लेकिन फिर आस्ता आस्ता गलतियाँ फिर होती हैं और उनसे आपने ग्रेजुअली पुरानी आदतें जाते जाते जाया करती है ना। तो इसमें हम मोहतरमा खुद गई थी, COD किया था चल के मियाँ साहब के पास, हमने भी सीखा है और हमारा ये व्यू है कि इस अमल में बर्दाश्त एक बुनियादी फैक्टर है। आप इकट्ठे चलते हैं या नहीं चलते हैं, आप इत्तेहादी होते हैं या आप अपोजिशन और हुकूमत में होते हैं, आपको जो ड्रॉन लाइंस हैं डेमोक्रेसी की उसके अंदर रह के चलना चाहिए। कायरा साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप पंजाब के अंदर काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ये सच है? मैंने तो अर्ज किया कि ये खबरें पता नहीं आपको कहाँ से आ रही है, हमें तो पता नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन तो आपने कह दिया, आइन भी कह रहा है और हो रहे हैं इलेक्शन, तो क्या आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मेजर इश्यूज क्या हैं, क्या असल मसाइल हैं, कौन आपकी पार्टी के पास क्यों होमवर्क है, कोई सॉल्यूशंस है उनके मसाइल का जो आप समझते हैं आने वाले मसाइल हैं? देखिए मलिक साहब, मसाइल तो हैं बड़े गंभीर, किसी एक जमात के पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। अपने अपने मैनिफेस्टो के तहत लोग चलना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो तसादम की एक कैफियत है, ओवरऑल हमारा कौमी मिजाज है, उसके तहत इस वक्त जरूरत समर की है कि हम बर्दाश्त की पॉलिसी के तहत चलें और मिलजुल के कम से कम अगली 1-2 हुकूमतें चलें जिसमें लड़ाइयाँ ना हो और हम यकसुई के साथ वो फैसले कर सकें जो मुल्क के बेहतरी के फैसले हैं। यही एक बेहतर रास्ता है। तो कोई निशानदेही करें ना, मैंने आपसे सवाल किया आपके ख्याल में पाकिस्तान के अहम जो बड़े मसाइल क्या हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे मलिक साहब कुछ बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की, और काफ लीग के वापसी की बात हो रही है। चौधरी शुजात भी जेल के अंदर 2 दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं, 3-3 घंटे वो मुलाकात चली है। मोनिस इलाही का भी रब्ता हुआ है। परवेज़ इलाही को वापस काफ लीग में जाने की दावत दी जा रही है, लेकिन वो इस उम्र में भी रिलेक्टेंट हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे परवेज़ इलाही की, जो इस उम्र में सब कह रहे थे कि जब भी तहरीक इंसाफ कोई छोड़ेगा तो सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब छोड़ेंगे, क्योंकि वो काफ लीग को भी छोड़ चुके हैं। परवेज़ इलाही कमोबेश उनको 3 हफ्ते हो चुके हैं जेल के अंदर। उनको गिरफ़्तार किया गया, मुख्तलिफ़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया। FIA गिरफ़्तार करती है तो उसके बाद ज़मानत मिलती है, एंटी करप्शन गिरफ़्तार कर लेती है, एंटी करप्शन के बाद फिर कोई और मुकदमा डाल दिया जाता है। अब 3MPO के तहत उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। मलिक साहब, काफ लीग में वापसी की कोई गुंजाइश है उनकी? चौधरी शुजात काफ़ी मना रहे हैं उनको। हाँ, वो गुंजाइश तो वो तो मेरा उनके लिए बड़ी खुला उनके लिए दरवाजे हैं, मगर वो लग रहा है कि वो उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो यही है कि वो जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं। मैंने कल भी शो में बताया था, मैंने कोट किया था अपना चेयरमैन PTI, बड़े मद्दा है आजकल उनके, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, और उस तारीफ़ के पीछे यही उनका भी वो कहानी है कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना कर दे। जब भी किसी ने देखना होता था कि कहाँ देख रहा है तो परवेज़ इलाही को देखते थे। इस दफ़ा कहानी बड़ी मुख्तलिफ हो गई है, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है इस दफ़ा। चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ना सियासत कहीं मुस्तकिल नहीं रहती। अगर आप देखें तो इसी तरह नवाज शरीफ की भी पैदाइश वहीं से हुई थी जहाँ आप रेफ़र कर रहे हैं। बाद में वो जनाब इनकलाबी बन गए कि वो मुझे क्यों निकाला, तो ये क्या हो गया वो गया।
इस तरह कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जनरल यूब को डैडी कहा करते थे, बाद में वो भी ताशकंद के बाद आमने सामने हो गया। तो सियासत ये नहीं होती कि आपने कोई मतलब एक पोजीशन ले ली सारी ज़िंदगी लेते हैं। मेरे ख्याल में हो सकता है उनकी सोच हो, ये तो पक्की मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि उनकी जो फैमिली है, जो उनके घर से भी है, उनका जो बेटा है, वहाँ से उनको ये प्रेशर है कि आप पीटीआई मेरे, क्योंकि काफ लीग में भी कुछ उनके लिए थोड़े से एक दो मसाइल भी हैं। एक तो फैमिली के मसाइल है, दूसरा ये जो सरवर साहब है साबिक गवर्नर है, वो उनकी उनसे नहीं बनती। ये मैं आपको मतलब काफ लीग के अंदर के हालात बता रहा हूँ। बड़े मज़ेदार होते थे। अगर ये वापस आएंगे ना, ये अपना परवेज़ इलाही सब वापस आते हैं तो वो लगता है वो निकल जाएंगे। अगर मतलब उनका भी आपस में कोई लाइन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बदकिस्मती से चीज़ें इतनी इकट्ठी नहीं होती, अंदर भी एक स्ट्रेस है। तो मुझे तो लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि जो मुश्किल टाइम हमने गुजार लिया। हालांकि 3 दिन पहले तो खबर थी कि आपकी हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब आपको गिरफ्तार फर्दर किसी केस में नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि आपने ये फैसला किया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। अभी तक तो यही लग रहा है। बड़ी वज़ादारी थी चौधरी बरादरान की, ख़ानदान अलग हो गए। तो ये तो उन्होंने कायम रखी है वज़ादारी अपनी बना ली। अगर ये जो थोड़ा सा जो एक पॉलिटिकल थिंकिंग हमारे यहाँ है कि आप पे प्रेशर आ जाए तो आप पार्टी छोड़ दें, तो हमारे लोग तो पसंद करते हैं। अगर आप प्रेशर में अगर आप कमज़ोर के साथ रहें तो मेरे ख्याल में वज़ादारी में इजाफा हुआ है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पाकिस्तान का है, सियासी अदम इस्तेहकाम तो है ही, पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। और इस मुआशी अदम इस्तेहकाम के बायस PDM हुकूमत के 12 माह के दौरान 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिसमें 4 लाख प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर्स, स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर बैरून मुल्क जा चुकी है। नौजवानों के पाकिस्तान छोड़ने की मलिक साहब बुनियादी वजह आपको क्या नज़र आती है? ये जो आपका सारा सवाल है, जो आपने अदम इस्तेकाम की बात की है, सियासी अदम इस्तेकाम ही इसकी वजह है। क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम ने मेरे ख्याल में जो आगे डिटेल में सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ नौजवान के लिए मसला है, वो नाउमीदी है। मतलब आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, अब तो मेरी तो उम्र बढ़ गई है। आपने जब से होश संभाला एक ही लफ्ज़ सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, दूसरे दिन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ये वज़ीर आज़म हमारा करप्ट है, ये चोर है, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, वज़ीर आज़म होगा। जब आप किसी एक 60% अपनी पॉपुलेशन जो नौजवान है उसको गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दे। देखे नौजवान को क्या चाहिए होता है, नौजवान को एक सर्टेनिटी चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। जो रियासत का पॉलिटिकल निज़ाम का सबसे बड़ा जो काम है कि नौजवान को एक लाइन दे, उसमें के पास एनर्जी है। आपने उसको साइको कर दिया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, दुनिया में अगर आप डाटा आप निकालें, डिप्रेशन में, मायूसी में नंबर 1 पे पास इतना वो बेचारा मायूस है, और उस मायूसी में उसको एक ही चीज़ नजर आ रही है। लेकिन मलिक साहब जो इजाफा हुआ है इस PDM की गवर्नमेंट के दौरान, 12 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। आप इसमें मैं मजीद आपकी इंफॉर्मेशन में ऐड करूँ, आपने साल की इंफॉर्मेशन दी है, पिछले 6 महीने में ये ट्रेंड और बढ़ा है। 8,32,000 लोग पिछले 6 माह में इस हद तक मायूस हैं कि वो डंकी लगाकर जाते हुए भी यूनान कश्ती का वाकया आप ये देख लें, ये कितनी मिजरी है कि अगर आप खुदा मतलब आप अंदाज़ा लगाएं उस नौजवान की पेन का, डिप्रेशन का, कि वो 30 लाख 35 लाख दे के मौत का चांस ले रहा है। वो उसको पता है कौन सा इंसान है जिसको ये इतनी समझ ना कि हमने 4-5 दिन खुले समंदर में रहना है, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई लाइफ का सिस्टम नहीं, लीगल आप नहीं है, पुलिस को आप नहीं कॉल कर सकते, आप जान देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नाउमीदी सबसे बड़ी रीज़न है। अब दूसरी इस रीज़न पे आते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा मैंने डाटा निकाला है, हुकूमत कहती है जी 12% हमारे यहाँ तकरीबन बेरोज़गारी है, मगर जो अंदर की खामोश बेरोज़गारी वो 39% है। और मैं पढ़ रहा था, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है 37% है। तो यार अच्छा, और सबसे जो दुख भरी बात मैं देख रहा था, 66 लाख पढ़ा लिखा बंदा बेरोजगार है। आपके लिए हैरत होगी सुन के कि पाकिस्तान में जो बेरोजगार है सबसे ज्यादा पता है कौन है? जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताएं, आपने उनको होप क्या दिया? अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे भी आ जाते हैं। उम्मीद कौन दे सकता है पाकिस्तान के अंदर? सियासतदान वो तो अपनी उनको रफड़ पड़े। ये सियासतदान तो ये फैसला नहीं कर सकते कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इनको तो ये नहीं, जिस निज़ाम ने, जिस सियासी निज़ाम ने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया है कि 90 दिन में यहाँ पे ख्याल था कि 2 असेंबलियाँ टूटी और आपके आइन में इतना मोटा लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। पूरी समझ ही नहीं है किसी को कि 90 दिन किधर के। तो मुझे बताओ कहाँ से हो पाएगी? यू थिंक, आर यू होपफुल? लेट्स बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। यू थिंक इस कंडीशन में जो आपका नौजवान है उसको एक प्राइड आ रहा है? देखें, कोई तो उम्मीद की किरण होगी ना पाकिस्तान में। जारी सी बात है, जब भी
सियासी अदम इस्तेहकाम आता है, मुआशी अदम इस्तेहकाम तो आता ही है, जो कि हमेशा से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। किरण ये आई है कि जो इंग्लैंड टाइप जो मुल्क थे, जो खुद हमसे भी ज़्यादा गेग गुआचे हैं, इंग्लैंड ने, ये मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ कि 75 साल में पिछले साल हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख में स्टूडेंट वीज़ा दिया। वो यहाँ से लोगों का खून चूस रहे हैं। 400-500 रुपये का मतलब पाउंड है, आप अंदाज़ा लगाएं। अब आज की खबर ये थी कि उन्होंने वो मज़ीद अपनी वो वीज़ा फ़ीस भी अपनी बढ़ा दी है। वो गुर्बत अपनी ख़त्म कर रहे हैं। उनको पता लगे वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। यानी कि इस जैसे मुल्क से जो आपको अच्छी होप नहीं मिल रही, आप सिर्फ होप के लिए महीने का 60-70 लाख रुपए लगा के माँ को फोर्स कर रहे हैं कि जेवर बेचो, बाप को फोर्स कर रहे हैं घर बेचो, और हमारे पॉलिटिशियन को, हमारी हुकूमत को फिर समझ नहीं आ रही कि यार अपनी फूल जैसे बच्चों को होप नहीं दे रहे, उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे, उनको लाइफ दो, उनको एम दो। अच्छा, एक मैं यहाँ से एक छोटी सी बात करूँ कि पाकिस्तान की गुड लक ये है, मतलब मैं कोई ये नहीं समझता कि इंग्लिश बड़ी सुपीरियर चीज़ है, हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी ज़ुबानें हैं, मगर यहाँ पे इंग्लिश इन है। इसका मतलब है कि आप बड़ी आसानी से अपने नौजवान को आईटी में शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया 150 बिलियन US डॉलर तो सॉफ्टवेयर से बनाता है, और हमारी टोटल GDP है वो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर। ऐसा ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस नौजवान को यूज़ करें, घरेलू इंडस्ट्री लगाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, इनको जॉब्स दें, इनको होप दें। हमारे यहाँ ये क्या होता है जनाब, इलेक्शन आ रहे हैं ना, जिस तरह मैंने आपको शुरू की, इन्होंने तो कैंपेन शुरू कर दी। अच्छा, ये इन्होंने एक और काम शुरू किया, नून लीग वाले जनाब माहिर हैं पॉलिटिकल कैंपेन करने के, वो आपको कंप्यूटर्स दे रहे हैं। अब कंप्यूटर्स में आप जब लगाते हैं तो पता क्या नज़र आता है, वो यार मेरा फलाना जो क्लास फेल है वो भी स्पेन चला गया फेसबुक पे, फलाना क्लास फेल वो भी लंदन चला गया, वो भी इंग्लैंड चला गया। अच्छा, वहाँ जाके पाकिस्तानी जितना गुस्सा निकालता है ना अपनी फैमिली और बाकी दोस्तों के लिए, वो एंडी सोहनी सोहनी तस्वीरें लगाता है, मेमे दिखाता है, गाड़ियाँ दिखाता है, खुशहाली दिखाता है, और जरा बंदा थे होता है और डिप्रेस। यार ये सोशल मीडिया भी बड़ा सब क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक नौजवान लाखों रुपए लगाता है, 30 से 35 लाख लगाता है, बाहर जाता है, वहाँ पर वो रोज़गार कमाता है, और वो जो सारा सरमाया है वो यूरोपीय ममालिक ले रहे हैं। पाकिस्तान को क्या दे रहा है, एक बात। दूसरा, हुकूमत की पॉलिसी क्या है, उम्मीद कौन देगा? ऐड कर लीजिएगा इसमें। पहले तो ऐड करो ना, 6-7 करोड़ पे आपकी डिग्री के बनते हैं। आपने तो वो बंदा बताया जो वहाँ पे लीगली जा रहा है। ये जो स्टूडेंट जाता है ना 4 साल पढ़ने के लिए, 3 साल पढ़ने के लिए, ये इस मुल्क का जहाँ पे एक डॉलर जो है कीमती है, एक डॉलर कीमती है, वो यहाँ से इतने डॉलर की सूरत में अगर आप पाकिस्तान से 6 करोड़ रुपए ले जाए ना तो वो मैटर नहीं करते। उसके जब आप डॉलर बना के जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप इस मुल्क के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। सिर्फ 6 महीनों के अंदर 4 लाख प्रोफेशनल्स बाहर चले गए हैं। हम पाकिस्तान में उनको क्यों नहीं रोक सकते कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करें? हम इसलिए नहीं रोक सकते कि जिस मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन 40% है, यानी कि आज आपने ये चीज़ 1 रुपए की ली है तो अगली दफ़ा 1 रुपए 40 पैसे की लेंगे। खाने पीने की पासन में महंगाई 50% है। मतलब अगर आपने 100 रुपये का दूध लिया है तो जब अगली दफ़ा आप जाते हैं तो वो 150 रुपये होता है। ये तो आपके खाने पीने की मैंने बात की है। दुनिया में मेरा लिए इस तरह की बिजली नहीं है। आज की खबर सुन लें कि इनके हमारे थे पीक आवर्स, कि आप पीक आवर्स में तकरीबन 50 रुपये का एक यूनिट है, और वो पीक आवर्स से 5 घंटे। इन्होंने आराम से थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता किया इलेक्शन के लिए, और साथ ही पीक आवर्स 2 घंटे। 50 रुपए मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा फी यूनिट पर पड़ेगा। और पीक आवर्स भी बढ़ा दिया, मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, वो भी 2 घंटे बढ़ा दिए। अब मुझे तो बड़ी हुई एक मैं कार्टून देख रहा था कि बच्चे सो रहे हैं, सारी फैमिली सो रही है, तो उसमें एक आदमी ऐसे बिल्कुल सोए हुए ना सोच रहा है, वो बता रहा था ये वो बंदा है जिसने इसका बिल देना है। अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली आराम से एयर कंडीशन में सो रही है, जिसने बिल देना लगता है उसका बेचारे का खून उसको नज़र आ रहा है। तो इसमें मुझे बताएं यहाँ पे नौजवान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं अपने हमसाया मुल्क के साथ, उन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है, 2 दिन हुए, टेस्ला आ रहा है वहाँ पे, गूगल अपनी ब्रांचेस खोल रहा है, एप्पल आ गया वहाँ पे। हम अपने नौजवान को, ख़ास तौर पे जो आईटी का नौजवान है, जो बेरोज़गारी इस वक्त है मुल्क के अंदर, जो बाहर जा रहे हैं, उनको उम्मीद कौन देगा? लीडरशिप। देखें यही तो सियासी निज़ाम, सियासी लीडरशिप या ग्रीन इनिशिएटिव वाले चलें उनकी। आई डोंट बाय दिस। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, हमारी पार्लियामान का फेस ही कोई नहीं है, और राजा रियाज को कोई जानता ही नहीं है जिसने निगरान वज़ीर आज़म बताना है। मुझे 70 के करीब इन्होंने बिल बनाए, मंजूर किए हैं। मुझे एक बिल बता दो जो तुम मुझे कहो कि ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है। कोई एजुकेशन पे मुझे बिल बता दो, कोई हेल्थ पे मुझे एक बिल बता दो जो विच वाज फॉर गुड फॉर द कॉमन मैन, वो कहीं पे वजूद नज़र आए।
साल हो गया एक लड़ाई हो रही है कि जनाब वो तरीके इंसाफ 9 मई ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। वेयर इज़ द पीपल? होप नहीं है जब तक आप पॉलिटिकली। अब ये हुकूमत जो 4 दफ़ा आ चुकी है, अब आज फरमा रहे थे हमारे वज़ीर साहब कि अगली भी बारी हमें दे दें तो हम इनकलाब ले आएंगे। तो आप नौजवान किस पे एतबार करें? मुझे तुम बता दो। नून लीग ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो वही 2013 से जब उन्होंने सफ़र शुरू किया था, मुल्क में अंधेरे ख़त्म किए थे, रोशनियाँ, जो मुआशी स्टेबिलिटी है वो वापस आएगी। यार माशी स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है? आपकी एक्सपोर्ट्स 5 लाख बंदा तो टेक्सटाइल से बेरोज़गार हुआ है। इस महंगाई से, इस बिजली जो पैदावारी लागत है ना पाकिस्तान की, मैं कॉमन सेंस से आपको बता सकता हूँ, इस पैदावारी लागत से इतने महंगे हैं कि आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया जो हमसाए हैं हमारे, चाइना, किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी महंगाई, आप जो चीज़ इतनी महंगी, जब आप बिजली लेंगे, आप चीज़ों से बनाएंगे, वहाँ से आपका रोज़गार ही नहीं आ रहा। इसीलिए आपको ना एक अजीब, वैसे ये नेगेटिव है, मैं नहीं समझता ये पासन छोड़ना चाहिए, आपका घर, आप इसको ठीक करें। मगर अनफॉर्चुनेटली वो मैं देखा है सोशल मीडिया से, मैं सीखा है या मैं खुद बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, उनमें एक ट्रेंड यही बन गया है कि प्रेशर आया, सारा प्रेशर कहाँ निकालना है कि घर वाले ने और प्रेशर पा दो, पैसे तो मैंने बाहर जाना है। वैसे उमूमी तौर पर एक तासुर है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 1.25 साल से हवा में मुअल्लक है, इसका मुस्तकबिल हवा में मुअल्लक है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने जा रहा है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि एक इलेक्शन हो, आवाम की लाइक माइंडेड हुकूमत आए और वो आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करे, ताकि नौजवान जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सके? मैं बड़ी मतलब दुख के अच्छी, मुझे कोई खुशी नहीं है ये बात, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन स्टेबिलिटी लाएंगे। एब्सोल्युटली नहीं। क्योंकि अगर आपने ये जो मैंने कायरा से भी सवाल किया था कि अगर आपने टेक्निकली जो इस वक्त लॉटरी आपकी निकली है 9 मई से, आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर साहब 2 चीज़ें फरमाते हैं कि अगला इलेक्शन हो रहा है और सारा अटैक कर देते हैं 9 मई पे कि वो रियासत को समझा रहे हैं फड़ो नपाई, यानी कि पोलिटिकली हम फ़ायदा ले लें। इससे क्या होगा? इससे फिर वही होगा कि हमने एक फेयर जो एक पोजीशन बनती है कि लोगों को फैसला करने दें, नौजवानों को करने दें, वो किसकी हुकूमत आती है। अगर तहरीक इंसाफ इन ना हुई तो मुझे डर ये है कि ये नई एक लड़ाई शुरू हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ वाले कहें जी हमारे साथ ज़्यादती होगी, वो मजलूम बन जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब बने हुए हैं। अच्छा, वो मजलूम बन जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर नौजवान, मेरा जो क्वेश्चन, मेरा पॉइंट में शायद आप समझा नहीं पा रहा, आपके नौजवान को होप चाहिए, आपके नौजवान को सर्टेनिटी चाहिए, यकीन चाहिए कि यार मैं इस ज़मीन में पैदा हुआ, मेरी होप किधर है? या कोई होप नहीं है जब तक आप एक स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं लाते, आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं करते, उसको रोज़। सर, स्टेबल पॉलिसी तो आएगी ही आपके इलेक्शन से। पूरी दुनिया में एक ये राइज है उसूल के इंतखाबात होंगे तभी मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तभी आपका सियासी इस्तेहकाम आएगा। इवन जितने भी इनकलाब भी आए तो उसके बाद भी आखिर हल जो है वो वोट है, वो इंतखाबात है। अरफान, में तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जापान कितना शोर है, दुनिया की पहली 5 इकानमी में है। वहाँ पे अगर आप चले जाओ ना तो उसको आपको चौथा 5वां जो बंदा नज़र आता है ना, 70 साल 80 साल उसकी उम्र है। ये इतनी बड़ी रहमत है पाकिस्तान पे, ये दुनिया में प्रोपोर्शनली सबसे ज़्यादा नौजवान इसके पास है। हमारे यहाँ अगर आप 100 लोग इकट्ठे करेंगे ना तो उसमें 60 से ज़्यादा नौजवान होंगे। ये अल्लाह मियाँ का एक इनाम है आप पे, आपके पास एनर्जी है, यूथ है, यंग है। और हमारे यहाँ ये हम टॉक शो में ये डिस्कस कर रहे हैं हमारा नौजवान मायूस क्यों है। ये मतलब अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये सारे आप यूरोप में चले जाएँ, सारे यूरोप की ग्रोथ रेट तकरीबन 0 है। जितने भी ममालिक है नौजवान मिल ही नहीं रहा। जापान चले जाएँ, सारे आपके पास इतनी बड़ी एक एनर्जी है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप उसके साथ जो इंग्लिश का हमारा रिश्ता है आप उसको जोड़ें, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आगे लेके आएँ, IT पे काम करें, पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं। यहाँ हर बंदा जो है वो आपको एक पाकिस्तान के अंदर से एक तो यूनान का वाक़या हुआ, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तानी उसमें बहुत तादाद में शामिल थे, लेकिन उस अफसोसनाक बदकिस्मत वाक़े के बाद से हर रोज़ 3 से 4 हज़ार बंदा जो है वो इसी तरह 20-30 लाख रुपया दे रहा है और वो जनाब डंकी लगा के अपनी जान हथेली पे रख के। पाकिस्तान का एक और कमाल देखो, दुनिया में 2 दफ़ा वाक़े हुए हैं। एक आप दोस्त देखने गए, दुनिया के अमीर तरीन लोग,
उन्होंने $500 मिलियन देकर टिकट ली, वो भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तान। और उसी वक्त जो दूसरा वाकया हुआ है, जो 30 लाख रुपए दे के गए हैं, जो समुद्र में डूबे हैं, वो भी पाकिस्तानी। इसमें एक लेसन है, इसमें लेसन ये है कि आपने मिडिल क्लास नाम की चीज़ ही छोड़ दी है। ये पाकिस्तान, आपने जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी सियासी जो सिचुएशन, उससे दो नुकसान हुए हैं। अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो गया। ये देखो कि कहीं आपने गौर ही नहीं किया कि दुनिया में डूबने के दो बड़े वाकयात हुए हैं और दुनिया में 207 ममालिक हैं, इतने लोग हैं, दोनों में पाकिस्तानी आ गए। लास्ट मिनट चल रहा है, जो हमें नौजवान देख रहे हैं पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा, उनको कोई उम्मीद, कोई पैगाम, कोई पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं और सिर्फ 6 माह के अंदर 4 लाख डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल जा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं ख़त्म करना चाहिए। मैं भी यहाँ पैदा हुआ, मैं आप भी यहाँ हुए हैं। मेरा ख्याल है ये फेजेस आते हैं। 80s में पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ इंडिया। मुझे अच्छी तरह याद है, इंडिया से लोग यहाँ आना चाहते थे। तो ये कौमों की ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम आ जाता है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें और आप पाकिस्तान पे ट्रस्ट करें, मेरा दिल कह रहा है, ये मेरे पास कोई अकल की बात, आपका दिल भी ये कह रहा है, पाकिस्तान पे रखनी चाहिए। गुड टाइम इज कमिंग। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।